अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही एक तरीका है फाइनेंस में बेइंतहा पैसे कमाने का, तो आप गलत हैं और ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की असलियत की, वो कौन कौन से जॉब्स हैं फाइनेंस में जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बियॉन्ड भी आपको एक अच्छी स्टेबल इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं विद हाई ग्रोथ, एंड कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सच। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पागल पैसे देता है, अंधा पैसा। फ्रेश ग्रेजुएट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 8-12 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं। अगर आपके पास MBA है तो वही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला कैंडिडेट शायद 18-25 लाख रुपए कमा रहा है, विच इज नॉट बैड मनी एट ऑल। इसके ऊपर अगर आपकी इंटरनेशनल प्लेसमेंट हो जाती है, चाहे आप सिंगापुर जाएंगे, हांगकांग जाएंगे, लंदन जाएंगे, देन इट इज ऑफ कोर्स अर्निंग इन टॉप डॉलर्स एंड रिडिकुलसली हाई इनकम्स। लेकिन ये है सच जो कि अच्छा लगता है। एक और सच है जो शायद इतना अच्छा ना लगे। एवरेज वर्किंग आवर्स 95 आवर्स पर वीक, 7 दिन काम करना एक्सपेक्टेड है। मेंटल हेल्थ रेटिंग्स, रिसर्च हुआ था, पीपल ऑन एन एवरेज बिफोर ज्वाइनिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हैड अ मेंटल हेल्थ रेटिंग आउट ऑफ 10 of 8.8. 1 year after investment banking, their mental health rating dropped to 2.7 out of 10. Physical health rating 9 on 10 था ज्वाइन करने से पहले, 2.3 ज्वाइन करने के बाद। 83% of them claimed excessive monitoring, micromanagement. 17% claimed excessive shouting या गाली गलौज in office. ये कोई random startup नहीं है ना। These are the top investment banks in the world, जिनके नाम मैं नहीं बोलूंगा because of course it's not that every one of them is like that, but this research was really shocking. तो हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको बहुत सारा पैसा देगी लेकिन बहुत कुछ आपकी जिंदगी से ले जाएगी, and that's why maybe it is not as long lasting a career, क्योंकि Gen Z जो है उनको सिर्फ पैसे से फर्क नहीं पड़ता। They are not fighting for survival anymore. वो तो मिलेनियल्स थे या बूमर्स थे which had to make a livelihood. यहाँ तो माँ बाप ने अच्छे से मेहनत कर ली है, एक मकाम पे पहुंचा दिया है बच्चों को। सो बच्चे अब वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, इन सब के लिए उतना ही कोशिश करते हैं जितना कि नौकरी के लिए, पैसे के लिए। सो फाइनेंस में ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जितना शायद ना दे लेकिन कम से कम खून तो नहीं चूस लेती? कॉर्पोरेट बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर्स, ऑन एन एवरेज द सैलरी इज 18.3 lakhs इन इंडिया पर ईयर। टॉप 10% इस इंडस्ट्री में करीब 36 लाख रुपए कमा रहे हैं। टॉप 1% करीब 48 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के, और वो 90 घंटे हफ्ते में काम नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। क्यों? जैसे जैसे फाइनेंस में क्रेडिट बढ़ रहा है, मतलब लोन्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो घर के लोन हो, गाड़ी के लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन है, तो इन सारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स का रिस्क प्रोफाइल असेस कर पाना, कौन सी ट्रांजैक्शंस रिस्की हैं, कौन सी नहीं है, वो डिटरमिन कर पाना, कौन से क्लाइंट्स रिस्की हैं, कौन से नहीं है, वो डिटरमिन कर पाना, कौन से लोन देना किस पॉइंट पे रिस्की है, नहीं है, वो डिटरमिन कर पाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड बन चुकी है। एंट्री लेवल FRMs, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स, वुड अर्न एनीवेयर बिटवीन 6 to 10 लाख रुपीस एन annum। मिड लेवल 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही ये 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे होंगे। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट, दे आर ऑलवेज गोइंग टू अर्न वेल इन द फाइनेंस वर्ल्ड, क्योंकि पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल एल्गोरिदम, सब कुछ इनके थ्रू ही निकलता है। 6 से 10 लाख रुपए स्टार्टिंग, 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद वही 15 से 20, इवन 25 लाख रुपए ऑन एन एवरेज। लेकिन ये सारी जॉब्स में ना एक सवाल जो फाइनेंस में अक्सर पूछा जाता है, एंड बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अंकुर, सब लोग बोलते हैं कि यार फाइनेंस की जॉब के लिए या तो तुम CA CFA करो या MBA करो, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए इसको भी समझते हैं। MBA या विदाउट MBA कैसे परफॉर्म करता है, देखते हैं। सिर्फ MBA होना इज नॉट इनफ। आपका एक MBA और एक नॉन MBA का जो अंतर है वो पहले बहुत ज्यादा होता था, पर अब मुश्किल से 5-10% है। यस, द MBA ब्रांड मैटर्स अ लॉट। तो अगर आप IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, XLRI, ISB, इन सारी जगह से होंगे, यू विल गेट अ प्रीमियम। लेकिन कितने ही लोग इसमें घुसते हैं? इफ यू आर जस्ट रैंडमली गोइंग टू अ वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट MBA के लिए, आपको उसमें कुछ भी प्रीमियम नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंस रोल्स इस कॉलेज तक कभी आए ही ना जो आप वाकई में चाहते हैं। टुडे यू विल रियलाइज दैट इन द टॉप फाइनेंस रोल्स, फाइनेंस स्टार्टअप्स, फाइनेंस कंपनीज, इट्स नॉट नेसेसरी कि टॉप रोल वो IIM के ही ग्रेजुएट्स लेंगे जो पहले लिया करते थे। तो मेरा ये बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कि MBA, क्योंकि अक्सर सबसे लास्ट डिग्री होती है आपकी एजुकेशन की, डू इट फ्रॉम द बेस्ट प्लेस पॉसिबल। एंड अगर आप
एक फुल टाइम MBA जब आप अपने 20s में हैं नहीं जा सकते, स्टार्ट वर्किंग, गेट एक्सपीरियंस एंड देन मे बी गो फॉर अ रियली हाई क्वालिटी एग्जीक्यूटिव MBA देन गो फॉर अ लल्लू फ्रेशर MBA और वेरी अर्ली स्टेज लल्लू MBA एंड देन रियलाइज उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा धूम फाइनेंस में कहां मच रही है एंड दैट इज वेरी क्लियरली फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग व्हाई दैट इज द केस। अगर आप देखेंगे 10-15 सालों के अंदर अंदर ही UPI हैज बिकम सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप कोई भी अब लोन लेना चाहते हैं चुटकियों में मिल जाता है, सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है, फ्रॉम योर आधार लिंक्ड टू योर पैन नंबर, लिंक्ड टू योर क्रेडिट हिस्ट्री। तो एग्जैक्टली पता है कि आपका हिस्ट्री क्या है, कौन से पेमेंट्स आपने डिफॉल्ट किए हैं, कौन सा आपका लोन चल रहा है, एवरीथिंग इज कोडिफाइड। आपके बैंक में आप लास्ट ब्रांच में कब गए थे शायद आपको याद भी नहीं होगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक टाइम होता था जब DD बना रहे हैं, पता नहीं क्या पासबुक प्रिंट करवा रहे हैं, अब कुछ भी नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज डिजिटल। इट्स फाइनेंस एंड इट्स टेक्नोलॉजी, massive layers of technology making finance not just accessible but also efficient for everyone including the government। अब अगर इतना इन्वेस्टमेंट और इतना इंपैक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके लोग जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां भी ग्रोथ आएगा। And that's exactly what's happening. As of November 2025, there are approximately 850 funded fintech startups in this country. 24 यूनिकॉर्न। हाल ही में ग्रो का IPO हुआ है, पागलपन चल रहा है। पाइन लैब्स का हुआ है, पागलपन चल रहा है। This is just the start. Then you imagine players such as Razorpay, Cred, so many other players जिनका शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, वो बैकएंड पे काम करते हैं। All of them are going to go IPO at some point of time. All are going to create capital and wealth for others. And हाँ, उतार चढ़ाव बहुत होगा क्योंकि बहुत रैंडमनेस है। मैं इन सारे IPOs को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, या ना ही इन स्टॉक्स को एंडोर्स कर रहा हूँ। It is going through a massive valuation bump, but the truth is कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने यंग एज स्टार्टअप्स इस कंट्री में जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी भी बहुत लिमिटेड है, इस मकाम पे कभी भी पहुंचेंगे और वो पहुंच रहे हैं। एंड इट्स जस्ट द स्टार्ट इन माय ओपिनियन। अब इससे हो क्या रहा है, द ट्रेडिशनल बैंकिंग रोल जहां धीरे धीरे कर आप प्रमोट होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती थी, आपका स्पैन बढ़ता था, वहीं अब 5 साल के अंदर वो CXO रोल ले सकते हैं जो एक ट्रेडिशनल बैंक में 15-20 साल लेती। लर्निंग कर्व स्टीपर है, ग्रोथ स्टीप है, ESOPs का प्ले है। तो अल्टीमेटली व्हेन दे डू एन IPO एंड इट बिकम्स सक्सेसफुल एंड यू परसिस्ट विद इट विद 5-10 years, यू मे एग्जिट विद रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मनी जो एक एम्प्लॉय लेवल पे एक ट्रेडिशनल बैंक आपको कभी नहीं देगा। एंड फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज विच ऑफ कोर्स इज व्हाट फिनटेक सिग्निफाइज इज सबसे बढ़िया रोल्स इन फिनटेक्स में हाइब्रिड रोल्स हैं which are combining finance and technology. So it could be blockchain developers जो कि 6 से 8 लाख रुपए एंट्री लेवल पे कमा रहे हैं. It could be data scientists specializing in credit algorithms जो कि 25-35 लाख रुपए कमा रहे हैं at a senior level. It could be AI data scientists in a fintech company जो on an average in India 13 लाख रुपए कमा रहे हैं. Algorithm traders, quant developers, अनगिनत ऐसे रोल्स हैं which are combining the knowledge of finance and of technology, creating a deadly combination. फिर इन फिनटेक्स की वजह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी भी इमर्ज हो रही है which is around compliance and regulations, क्योंकि it's money at the end of it and the government always cares कि पैसा गलत हाथों में ना जाए, गलत यूज में ना जाए, जिम्मेदारी से यूज हो. So even with these fintechs the government is playing very safe and they want कि यार कहीं पागलपन ना कर रहे हों, कहीं ज्यादा रिस्क ना ले रहे हों, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना हो कि पैसा ही रिटेल यूजर्स का कहीं गायब हो जाए. So they're putting in policies, compliances, and इनको follow करना is not always easy and it also changes very rapidly. So there's a new role as such जो कि of course traditional banks में रहता था, but वो थोड़ा सा slow moving था, काफी organized था, अब बहुत rapidly moving हो चुका है, बहुत discussion led है, बहुत prompt और agile है, is the entire compliance division of fintech companies. यहाँ आपके lawyers आ सकते हैं, यहाँ आपके CS, CA roles आ सकते हैं, यहाँ आपके very strong expertise वाले roles और individuals who have worked in compliance in traditional banks आ सकते हैं. And if you have technology as a mix, you are superpower, क्योंकि a lot of this implementation and compliance is technology enabled.
कोई कागज पे ये कंप्लायंस नहीं कर रहा है। वो जमाने गए जब फॉर्म भरने पड़ते थे, 100 सिग्नेचर करने पड़ते थे। अब हम एक ऐसी दिशा में हैं जहां अब डिजिटली लोन के लिए अप्लाई करेंगे, डिजिटली लोन मिल जाएगा, डिजिटली आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, डिजिटली आपको फीडबैक मिल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एवरीथिंग is now through technology. अब ये बात करी हमने फिनटेक्स की, लेकिन सारे लोग फिनटेक नहीं जाना चाहते बिकॉज वन थिंग दैट इज स्टिल नॉट वरीसम बट अ रियलिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इज उनको लगता है यार स्टार्टअप्स ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल, आज धूम मचा रहे हैं, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर वो ले ऑफ हो जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वर्किंग आवर्स इसमें भी इंसेन होते हैं, हाँ स्टीप लर्निंग कर्व है और ये सब वगैरह वगैरह है, बट कुछ लोगों को नहीं चाहिए जिंदगी, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं, फिनटेक नहीं, तो कुछ और, बिल्कुल प्राइवेट बैंकिंग। जैसे जैसे देश की इनकम बढ़ रही है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, उनके पैसे को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। दे आर कॉल्ड प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स। प्राइवेट वेल्थ और उसको मैनेज करेंगे। तो इमेजिन करिए कि कोई मेरे पास आता है, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, बट अगर कोई मेरे पास आता है, बोलता है कि अंकुर हम आपके पैसे मैनेज कर सकते हैं एंड आप डिसाइड करिए कि आपका क्या गोल है, आपके क्या फाइनेंशियल एस्पिरेशंस हैं, कौन से बड़े बड़े परचेजेस हैं वगैरह, हम आपके लिए पूरी बजटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ये भी बता देंगे कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, किस पॉइंट पे इन्वेस्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ब्ला ब्ला, and they will have their own reasons for doing whatever they're doing. So a lot of people at a certain disposable income or a net worth will just use a private banker. That is a very exciting space. क्योंकि जैसे जैसे देश तरक्की करता रहेगा, अमीर लोगों की कमी नहीं होगी, इनफैक्ट वो बढ़ते ही रहेंगे। ना सिर्फ वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है, बट वो लोग जो पहली बार पैसा कमा भी रहे हैं। So you will need a lot of people managing them. Again, टेक्नोलॉजी और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का जोड़ बहुत अनोखा है। ट्रेजरी ऑपरेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। ट्रेजरी ऑपरेशंस क्या होता है? जैसे जैसे कंपनीज काम करती हैं, दे मेक अ प्रॉफिट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे जनरेट कैश। अब ये कैश कैसे यूज करें? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई बैंक में पड़ा रहेगा तो उसका अच्छा इस्तेमाल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है तो फिर तो जीरो इंटरेस्ट मिल रहा है। वापस भी शेयर होल्डर्स को देना हमेशा सही नहीं होता है क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स लगता है वगैरह। सो व्हाट यू वुड डू इज यू वुड क्रिएट से अ यूज ऑफ दैट मनी एंड मे बी प्लान एन इन्वेस्टमेंट कि यार हम 6 महीने बाद एक फैक्ट्री खोलेंगे, 2 साल बाद कोई नया बिजनेस खोलेंगे वगैरह वगैरह, जो भी हो सकता है। अब दैट पीरियड वेयर दैट मनी इज लाइंग आइडल, दैट can be used to create some small amount of money, interest income मान लीजिए. That is called a treasury operation. So there are professionals who are experts in managing the company's treasury, and they will basically put the money in liquid funds, they will put the money in short-term debt mutual funds, they'll put the money in some corporate bonds, they'll put the money in some government securities. थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अल्टीमेटली ये वो लोग हैं जो बिना रिस्क लिए हुए, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते इन पैसे के साथ, ये पैसे शेयर होल्डर्स के हैं, बिना रिस्क लिए हुए they will get to a point जहां ये इंटरेस्ट इनकम बनती रहेगी. सो रियली कूल स्पेस टू बी एंड समथिंग विच इज इन डिमांड जैसे जैसे कंपनीज प्रॉफिट बढ़ानी है एंड दे आर सिटिंग ऑन मोर एंड मोर कैश. एंड फिर फाइनली एक सेक्टर विच आई थिंक इज गोइंग टू बूम absolutely is the insurance sector. To give you a sense, मैं इंश्योरेंस के बारे में बहुत बात करता हूँ, ऐसा लगता है यार हर एक इंसान के पास तो हेल्थ इंश्योरेंस होगी, हर इंसान के पास लाइफ इंश्योरेंस होगी. ओवरऑल इस देश में इंश्योरेंस इज ओनली 3 to 4% पेनिट्रेटेड. मतलब 140 करोड़ लोगों में से मुश्किल से 6 या 7 करोड़ लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस है. एंड दैट इज रियली सैड. हाँ, लाइफ इंश्योरेंस हर एक इंसान को नहीं चाहिए, बट कायदे से हेल्थ इंश्योरेंस तो हर एक इंसान को चाहिए. But that is not the reality. Now, if it is so underpenetrated, it is bound to increase in penetration. कि ये 3-4% किसी पॉइंट पे तो 10% बनेगा, किसी पॉइंट पे तो 15% बनेगा. एंड जब भी वो बनेगा तो वो सारे लोग ना सिर्फ इंश्योरेंस बेचने वाले, बट इंश्योरेंस को प्राइस करने वाले, इंश्योरेंस को अंडरराइट करने वाले, मतलब हाउ डू यू एक्चुअली इंश्योर कि ये जो हम प्रीमियम ले रहे हैं और उसके लिए कवर दे रहे हैं, दिस इक्वेशन मेक्स सेंस और नॉट. इंश्योरेंस के क्लेम्स को प्रोसेस करने वाले, इंश्योरेंस के कस्टमर सपोर्ट, इंश्योरेंस के नए प्रोडक्ट्स कंसेप्चुलाइज करने वाले, इंश्योरेंस को सेल और मार्केट करने वाले, नॉट डायरेक्ट एजेंट्स बट द वंस हु आर डूइंग इट एट अ ब्रांड लेवल, ये सारे लोगों की जरूरत होगी as the industry will move forward. And that, in my opinion, is going to be a massive opportunity in the next 5 to 10 years. Then there is venture capital. Venture capital क्या है? Shark Tank basic. लेकिन with a twist. Shark Tank में sharks जो हैं वो अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन स्टार्टअप्स. लेकिन देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो कि बाकी लोगों से पैसा इकट्ठा करके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. नाउ दे come in different shapes and sizes. Basically, the world has always needed capital to grow and India is now at a stage जहां स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. स्टार्टअप्स बहुत अच्छे से कैपिटल
रेज कर पा रहे हैं, एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो उस कैपिटल को डिप्लॉय कर रही हैं. सो व्हेनेवर देयर इज एनी सच इंडस्ट्री दैट इज ग्रोइंग, देयर आर बाउंड टू बी अपॉर्चुनिटीज दैट कम अलोंग. नाउ वीसीज या वेंचर कैपिटल फंड्स इन जनरल हमेशा MBAs प्रेफर करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो चेंजिंग. मैंने कम से कम देखा है, बिकॉज द नंबर ऑफ VC funds that are emerging is becoming more and more, and most of them are now early stage. कि यार किसी पॉइंट पे वो स्टार्टअप मिल जाए जो हमें पता है बड़ा होने का एक पोटेंशियल रखता है, उसको बिल्कुल शुरुआत में ही ले लें, एंड उसी पॉइंट पे अगर 10-20% हम उनका ओन कर लेंगे, we will have to spend a lot less money to get to that 10-20%, and we will of course hold on to that sizable equity जब वो बहुत बड़े हो जाएंगे. These funds don't necessarily look for an MBA or a top tier MBA. क्यों? क्योंकि top tier MBA के पास बहुत choices हैं. एक टॉप टियर MBA इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जा सकता है, एक बहुत फेमस, बहुत एस्टैब्लिश्ड VC फंड के पास जा सकता है, टॉप कंसल्टिंग फर्म्स के पास जा सकता है, टॉप प्रोडक्ट मैनेजमेंट फर्म्स के पास जा सकता है. सो दे हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस. व्हाई वुड दे गो टू अ रैंडम वारिको VC फंड? सो वारिको VC फंड्स विल टेंड टू, नंबर 1, पे स्लाइटली मोर, क्योंकि उन्हें पता है कि रिस्क भी है उनको ज्वाइन करने का, एंड विल ऑल्सो नॉट लुक फॉर द सेम काइंड ऑफ पीपल जो कि कहीं भी और जा सकते हैं. So they will go to a college and maybe not an MBA, or they will go to a tier 2 MBA and not a tier 1 MBA. So if you care about or you're excited about working in startups or working with startups, VC industry could also be a very interesting option outside of everything else that I have shared. Finance industry में certifications कौन से matter करते हैं? क्योंकि काफी करते हैं. CA, which is of course the classic, CFA, which is a certified financial analyst. इसके levels होते हैं, level 1, level 2. तो CFA L1, CFA L2, that is there. FRM, जैसे मैंने बताया, financial risk manager, that is there. CS, company secretary, that is there. तो बहुत सारे ऐसे certifications हैं which only help you. They don't guarantee a job. CA, I think, is the only certification that guarantees a job, but बाकी everything else will not necessarily guarantee a job, but will absolutely help कि अगर आपके पास फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, काम करने की चाहत है और ये सर्टिफिकेशन है, तो यू ऑफ कोर्स हैव अ बेटर शॉट एट द अपॉर्चुनिटी. लेकिन एक चीज जैसे मैंने बताया बिल्कुल मैटर करती है आजकल की दुनिया में, दैट इज टेक एडवांटेज. चाहे आप फाइनेंस के हो या ना हो, एक्सक्यूज नहीं है दोस्त कि मेरे को फाइनेंस ही पता है, टेक्नोलॉजी नहीं. अगर आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, AI कैसे यूज होता है, बेसिक डेटा एनालिसिस, यूजिंग टूल्स टू लर्न अबाउट डेटा, टू प्रोसेस डेटा, टू इमेजिन डेटा, टू रन थ्रू क्वेरीज, ये सारी चीजें ना टेक्नोलॉजिकली बहुत जरूरी हैं. आपको कोड करना आना जरूरी नहीं है, बट आपको टेक्नोलॉजी यूज करके आंसर्स डिराइव करना, सवाल कैसे पूछते हैं वो डिसाइड करना, ये बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट इज इंपेरेटिव इन 2026. तो समरी के रूप में अगर मैं एक फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर करूं, वो यह है कि फाइनेंस एक ऐसी वाइड, ग्रोइंग एंड मैच्योर इंडस्ट्री है कि वहां आपको हर एक तरीके की जॉब मिलेगी. जॉब नंबर 1, विच आई कॉल लाइफस्टाइल जॉब्स, 35 से 40 घंटा हफ्ते की नौकरी. कंप्लायंस, इंश्योरेंस, रिटेल बैंकिंग यूजुअली विल फॉल अंडर दीज. पैसे ठीक ठाक है, ग्रोथ अच्छी है, ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन बहुत इनसेन ग्रोथ भी नहीं है, ऑफ कोर्स. फिर आता है सेकंड, विच आर कॉल्ड ग्रोथ जॉब्स. ये ग्रोथ जॉब्स विल बी बिटवीन 60 to 70-80 आवर्स अ वीक. फिनटेक हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, प्राइवेट बैंकिंग हो गया. यहाँ मेहनत कर रहे हैं लेकिन खुद की जिंदगी को खत्म नहीं कर रहे हैं. जहां लाइफस्टाइल वाली जॉब आपको 8 से 10 लाख रुपए शुरुआती इनकम देगी, ये ग्रोथ जॉब आपको 12 से 15 लाख रुपए दे सकती है. फिर आता है तीसरी कैटेगरी, विच आर इन माय डेफिनेशन कॉल्ड ग्राइंड जॉब्स. 80 से 100 घंटे पर हफ्ते, 7 दिन की नौकरी. जिंदगी को अलविदा, हेल्थ को अलविदा, रिश्तों को अलविदा, पैसे को हाँ आप गले लगा लीजिए. एवरेज तनख्वाह 15 से 20 लाख रुपए इवन एट अ स्टार्टिंग लेवल आराम से मिल सकती है इफ यू प्ले इट राइट. बट क्या ही करेंगे आप इस पैसे के साथ? चॉइस आपकी है. तीनों एग्जिस्ट करते हैं. व्हाट यू वांट इन लाइफ व्हेन यू वांट इट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. जाते जाते एक ज्योग्राफी वाला पार्ट, बिकॉज वो जरूरी है. बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री. उसमें कोई दो राहें नहीं है. अगर आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग, ट्रेडिशनल फाइनेंस में जाना है, बॉम्बे ही सबसे बेस्ट जगह है. द बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक्स आर देयर, the best private wealth management banks are there, the best investment banks are there. Everything best at a scale exists in Bombay. Bangalore is the fintech capital of this country. तो जो सारे cool fintech startups हैं, वो सारे बैंगलोर में हैं. तो अगर आपको fintech करना है, Bangalore is the place to be. Delhi is mostly corporate banking and consulting. ज्यादा लेवल पे नहीं है, but you will find branches and you will find extensions. HQ लेवल पे बहुत कम है, headquarter लेवल पे मतलब. But of course, दिल्ली है, so you will have the opportunities, but nearly not as much as you will find in Bombay or in Bangalore if you want to truly build
a career in finance. Pune, Hyderabad are really good for finance tech roles क्योंकि बहुत सारे international investment banks, international corporate banks, उनके global capability centers हैं पुणे, हैदराबाद and of course even Bangalore में, and there they hire finance experts who are technologically skilled as well. Tier 2 में अभी ज्यादा finance आया नहीं. रिमोट जॉब्स भी बहुत कम है बिकॉज फाइनेंस इज अ हाईली रेगुलेटेड फील्ड, तो ओपन एक्सेस आपको नहीं मिलता. अगर आप रिमोटली काम भी कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लियरली एक वीपीएन के थ्रू जाना पड़ेगा. यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर यूजिंग द कंपनी लैपटॉप फॉर दैट पर्पस ओनली. लॉग इन लॉग आउट सब कुछ क्लियरली ट्रैक्ड होगा वैसा वगैरह. एंड दैट्स व्हाई एटलीस्ट फाइनेंस में रिमोट वर्किंग इज नॉट नेसेसरली एज इजी और इवन एज प्रेफर. तो ये था मोटा मोटा 2026 फाइनेंस जॉब्स का ढांचा. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन. बहुत सारी और शाखाएं खुल रही हैं एंड यू एब्सोल्युटली इफ यू लव फाइनेंस शुड कंसिडर देम ऑल. ये अंकुर वारिको का करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.